दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, अभी तक हमने 6 लेक्चर्स अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। और मैं यही बोलूँगा कि ये लेक्चर्स बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा थे जिनको इकनॉमी के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं पता, जिनके लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि इकनॉमी जो है बिल्कुल नई है, नहीं समझ आती। स्पेशली बीटेक मेडिकल बैकग्राउंड या फिर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स भी काफ़ी लोग जो इकनॉमी को नहीं पढ़ते हैं, बेसिकली वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वो लेक्चर्स बेसिकली उनके लिए थे कि एक फाउंडेशन को तैयार करना। यूट्यूब पे मैं मतलब भागा दौड़ वाली रेस नहीं कर रहा हूँ कि एक एक ही वीडियो के अंदर 7-8 घंटे में ख़त्म कर दे इकनॉमी, वो काम नहीं है। यहाँ अगर आपको अच्छे स्कोर चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, पीटी प्लस मेंस ओरिएंटेड चाहिए, तो यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा होगी अलॉन्ग विथ क्वालिटी के साथ। मैं यहाँ धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि बच्चों को बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ें समझ आएँ और हम जो है गुणवत्ता से जो है कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। इकनॉमी अब आज से बेसिकली देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 या फिर आप बोल सकते हो क्लास नंबर 1, यूजुअली आज से जो है क्लास नंबर 1 स्टार्ट होगा या फिर आप चैप्टर नंबर 1 भी कह सकते हो, जिसमें हम एक अर्थव्यवस्था का एक परिचय को जो है यहाँ पे समझने की बेसिकली बात करेंगे। बस मैं ये बोलूँगा कि आपने पेशेंस बना के रखना है, धैर्य के साथ इस वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको इकनॉमी में ऑनेस्टली बात करूँ मज़ा आने लग जाएगा। इकनॉमी सर का दर्द आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। जस्ट इसमें यह है कि जो भी हम मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इकनॉमी को किस तरह से समझा, कितने डेप्थ के अंदर समझा, यहाँ पे आपको मेरी भी नॉलेज टेस्ट करने का आपको भी मौका ज़रूर मिलेगा। तो आज का टॉपिक अर्थव्यवस्था एक परिचय। हम इकनॉमी को अगर हम बात करें एडम स्मिथ से स्टार्ट करेंगे और कहीं ना कहीं हम फिर इसके अर्थव्यवस्था के प्रकार की तरफ जाएंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था पे जाएंगे, पूंजीवादी पे जाएंगे और भी सारी मतलब की चीज़ों पे जाएंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे जाएंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जाएंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, साथ में चतुर्थ, पंचम, इस क्या क्या क्षेत्र हैं। फिर इसके बाद एंड में हम जो है लेटेस्ट की तरफ भी भागेंगे। जिस तरह से कोविड का दौर फिलहाल चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, तो उस समय क्या क्या भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर चुनौतियां हैं, उस चीज़ को भी डेटा को हम थोड़ा सा कलेक्ट करेंगे ताकि जब आप इकनॉमी पढ़ें तो आप बिल्कुल करंट अफेयर्स को भी साथ में लेके चलें। मैं यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि बेटा ये चीज़ें आपने फोकस करनी है। इन फ्यूचर में कोई भी आर्टिकल, एडिटोरियल अगर पढ़ते तो यहाँ आपने चीज़ों को ऐड कर लेना, तो उसके लिए आपने स्पेस छोड़ना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और देखिए, ये इकनॉमी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। मेरा नाम नितिन अरोड़ा है, आप मुझे अरोड़ा कह सकते हैं। तो बेसिकली ये सब था, ठीक है। पहला टॉपिक है परिचय। देखिए, परिचय में क्या है, देखो कोई कहता है ना कि लाइक अगर बात करें कि टेक्निकली टर्म्स के अंदर अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था क्या है क्या नहीं है, वो मैं ऑटोमेटिक जो है मैं वहाँ पे अच्छे से जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर भी ये कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था वह विषय है जिसके अंदर वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स नीचे लिख रखे हैं दोस्तों, जिसके अंदर बेसिकली आपको उत्पादन, वितरण और उपभोग के बारे में समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं दोबारा तो रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ऑटोमेटिक मैंने आपको उत्पादन, उपभोग और साथ में जो आपका वितरण है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टार्टिंग की 6 वीडियो जो है मेरी, स्टार्टिंग की जस्ट 6 वीडियो है, उसके अंदर आपको एक कंसेप्ट मैंने बहुत डेप्थ के अंदर समझा है। यही रीज़न था ताकि मैं इस पर ज़्यादा जोर ना दे पाऊँ क्योंकि वो बेसिक था। तो अब वहाँ पे देखो, कहने का मतलब ये है कि यार देखो, किसी भी चीज़ को लाइक वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हम उत्पादन, वितरण और उपभोग को जो है समझते हैं। उत्पादन यानी कि किसी चीज़ का हम उत्पादन करते हैं, वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका नेटवर्क जितना ज़्यादा अच्छा होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको चीज़ों को मतलब कि बेचने में या फिर आप कह सकते हैं सेल करने में आसानी होगी। साथ में उपभोग, जिसका कंजप्शन रेट ज़्यादा होगा उसमें बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि आसानी होगी। तो ये बेसिकली उपभोग के टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो ये बाकी जो आज से लेक्चर देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे प्रीवियस 6 वीडियोस जरूर देखिए, उसमें सारी चीज़ें बहुत एक टॉपिक, जो उत्पादन टॉपिक पे 10-10 मिनट हमने डिस्कस किया है। तो प्लीज़ अब मैं दोबारा चीज़ को बोलूँ तो ये मैं नहीं बोल पाऊँगा, आप प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंदर वस्तुओं सेवाओं का, देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी दोस्तों। मैं आपको जस्ट यहाँ पे ये चीज़ जरूर बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आप एक वर्ड को समझें कि वस्तुओं यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों गुड्स, राइट। और इसका मतलब क्या होता है बेसिकली सर्विसेज। तो बेसिकली ये चीज़ आपको जो है अगर बात करें तो आपको समझने की ज़रूरत है कि गुड्स एंड सर्विसेज
का जो प्रक्रिया है, मतलब जो उसका चाहे वो आपका उत्पादन हो, चाहे वितरण हो, चाहे उपभोग हो, उस वही एक विषय है। मतलब कि अगर हम बात करें तो उसी का जब तक ये सारी चीज़ें आपस में इंटर मतलब कि इनका अध्ययन अगर हम करेंगे तो फिर हम क्या नाम है इकोनॉमी को, हम अर्थशास्त्र को जो है बेसिकली हम समझ सकते हैं। मैंने जैसे आपको लास्ट ईयर एग्जांपल दिया था कि अर्थशास्त्र और इकोनॉमी को आप ऐसे समझें जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दो एस्पेक्ट्स में चीज़ों को समझाऊंगा कि लेट्स सपोज आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूपीएससी तो एक ब्रांच हो गई, मतलब मेन हेड हो गया, मेन हेडिंग हो गई। इसके अंदर अब यूपीएससी के अंदर भी भाई सिविल सर्विस है, एनडीए है, राइट, सीडीएस है, सीएपीएफ है, ठीक है, और भी एंड सो आईईएस है, जो भी है, मतलब और भी मतलब जो भी चीज़ें हैं, सॉरी आईएफओएस है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये चीज़ें आपको जो देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि जो यूपीएससी है एक तरह से ये अर्थशास्त्र हो गया, बस आप ऐसे समझें। उसकी जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये एक तरह से इकोनॉमी है, ये यानी कि अगर बात करें तो ये हमारी जो है अर्थव्यवस्था के तौर पे चीज़ें हमें जो है यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। समझ आया? जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल के साथ और आप अच्छे से देखें तो मैं आपको यहाँ पे एक बात ये भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि लेट्स सपोज आपकी फैमिली है, फैमिली में आपके जो हेड हैं, मान लीजिए आपके बेसिकली यूजुअली डैड ही होते हैं, मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम फैमिली की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैक्सिमम फैमिली में डैड होते हैं। उसके नीचे फिर आपकी मॉम है, फिर आप हैं, फिर आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं। तो बेसिकली हेड कौन हुआ अभी फिलहाल आपकी फैमिली का? तो एक तरह से आप इसको इकोनॉमी समझें, अर्थशास्त्र, इसको आप अर्थशास्त्र समझें, और ये एक तरह से जो ब्रांचेस जो निकल रही हैं इसको आप अर्थव्यवस्था समझें। यानी कि अगर इसको हम सिस्टमेटिक वे में समझाएं तो ये हमारी, यानी कि ये चीज़ हमारी अर्थशास्त्र है और ये इसका एक पार्ट अर्थव्यवस्था है। इसमें एक गोला और भी बन सकता है, इसमें एक गोला और भी बन सकता है। आप समझे मेरी बात को? तो कहने का मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें जो है ये चीज़ें जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से अर्थशास्त्र के अंदर बेसिकली एक प्रक्रिया को हम समझते हैं, उसके अध्ययन को समझते हैं, और अर्थव्यवस्था एक साधन है। अर्थव्यवस्था जब कोई चीज़ें निकल के आती हैं तो उसको हम बेसिकली अर्थव्यवस्था कहते हैं। बाकी अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था क्या है इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत ज़्यादा समझा है, जो मेरे बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे, तो आप वहाँ पे जाके देखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एडम स्मिथ, पहले ना एक छोटी सी मैं आपको एक कहानी के तौर पे या फिर आप बोल सकते हैं एक छोटा सा मैं ये समझाऊंगा। देखो ये एक बंदा था, इसका नाम एडम स्मिथ था। आप इसके बालों से समझ सकते हैं, यानी कि इंडियन तो था नहीं, डेफिनेट इसके नाम से भी आप जो चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जब ये बंदा था, इसका क्या हुआ, अगर हम मॉडर्न इकोनॉमी की अगर हम बात करें दोस्तों, मॉडर्न इकोनॉमी की, ठीक है, तो मॉडर्न इकोनॉमी का जो जनक होता है ना वो बेसिकली एडम स्मिथ है। अगर मॉडर्न इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो उसका कहीं ना कहीं जो जनक है वो एडम स्मिथ है। कहीं ना कहीं पीसीएस स्टैंडर्ड में, यूपीएससी में इस तरह से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बट फिर भी आपको एक बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि एडम स्मिथ कौन है, क्या है। तो बेसिकली ये कौन था? ये इकोनॉमिक्स था, ठीक है, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स था, जिसको हम अगर हम बात करें, इस बंदे को हम फादर ऑफ इकोनॉमी, एक तरह से फादर ऑफ इकोनॉमी भी जो है इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये 1723 से 1790 तक, यानी इसका ये जन्म हो गया, और ये इसका बेसिकली अगर हम बात करें तो ये इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी के अंदर इस बंदे ने बहुत तहलका मचाया। उससे पहले कि थोड़े से चीज़ों को पहले समझते हैं, क्या इसकी एक किताब निकली, ठीक है, जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि इसकी जो किताब थी एक, द वेल्थ ऑफ नेशन किताब निकली, और पूरी दुनिया में अगर हम बात कर सकते हैं कि इन्होंने जो धन का, विज्ञान का बेसिकली इन्होंने सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत, उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जब इन्होंने धन का जब सिद्धांत जो बेसिकली दिया था तो उस पर पूरे वर्ल्ड में तहलका सा मच गया था। तहलका क्या मचा था, इसकी बैकग्राउंड को समझते हैं। इनकी किताब आने से पहले, यानी कि अगर हम बात करें, इन्होंने और भी किताबें लिखी, जो इनकी सबसे चर्चित पुस्तक यही थी। यानी कि अगर मैं बात करूं 1776 से पहले यहां पे ये हुआ कि पहले जो कंट्रोल होता था किसी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया का एग्जांपल लेके चलते हैं कि इंडिया में जैसे कि अब आज के समय क्या है भाई,
आज के समय नोटिस आपने किया होगा कि हम थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी आए हैं तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ अपना झोला भर भर के चीज़ें लेके आए हैं, स्कीम्स लेके आए हैं, ये प्राइवेट कर दो, वो प्राइवेट कर दो, ये प्राइवेट कर दो। मैं किसी के जस्ट मैं एक बात बता रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मोदी की सरकार में हुआ, इससे पहले अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार से भी ये रोड़े चल रहे थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये समझा कि गवर्नमेंट को वही काम करने चाहिए, ध्यान समझना, गवर्नमेंट को वही काम करने चाहिए जिसमें जस्ट जन कल्याण हो सके, वो फालतू कामों को जो बेसिकली गवर्नमेंट बंद करना चाहिए। आपको पता है कि 1991 के अंदर भी गवर्नमेंट जो है ब्रेड भी बनाती थी, आपको पता है? जैसे कि गवर्नमेंट पीएसयू की बात करें तो दिल्ली के अंदर ये डीएमएस का दूध भी आता है आज भी, जबकि वो पीएसयू है, गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल है। आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि सरकार दूध भी बांटे हर एक घर में? जबकि इस समय, आज के समय, कॉर्पोरेट जो हमारी सोसाइटीज़ है, जैसे अमूल हो गया और भी चीज़ें हो गई, ये वो अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं, तो क्यों ना इनको विस्तार किया जाए, गवर्नमेंट को यहाँ से पैर खींचे। तो उस समय ये होता था कि सारे काम वहाँ पे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते थे, चाहे सुई बनानी हो, चाहे धागा बनाना हो। उस समय जब कंट्रोल होता था, मैं बात कर रहा हूँ 18वीं शताब्दी के आसपास की, तो उस समय जब गवर्नमेंट सारे काम करती थी तो जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाता था। यानी कि अगर हम बात करें, प्राइवेट्स जो लोग थे वो आगे नहीं आ पाते थे, और साथ में वहाँ पे अगर हम बात करें, मांग और पूर्ति का कोई संबंध ही नहीं स्थापित हो पाता था। मांग और पूर्ति का मतलब ये कि जब प्राइजेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, जब प्राइसेस घटेंगे तो डिमांड अधिक होगी, अन्य बातें समान रहने पर। वो हम जब माइक्रो इकोनॉमी समझाएंगे तो मैं समझाऊंगा कि क्या है डाउनवर्ड स्लोप, क्या है, वो सारी अलग कहानी है। तो पूर्ति में ये होता है कि जब प्राइजेस अप होंगे तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। क्यों होगी भाई? सप्लाई, फॉर एग्जाम्पल आप ही हैं, आपकी फैक्ट्री है, मान लो लेट्स सपोज आप एक ब्रेड बनाते हैं, मान लो भाई आप 10 रुपये की ब्रेड बेच रहे हो, रातों रात मान लो प्राइजेस सप्लाई, मतलब आपकी डिमांड आ गई कि भाई फॉर एग्जांपल कि भाई हमें, पहले आप 100 पैकेट बेचते थे, आपको रातों रात पता चला कि यार आपको 150 पैकेट देने हैं, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? फ़ायदा उठाओगे? नहीं उठाओगे कि लाओ यार 12 रुपये कर दो ब्रेड, क्या हो गया, जिसको लेना होगा लेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? सेम एग्जाम्पल, कोविड का एग्जाम्पल ले लो। कोविड में आपने देखा होगा चीज़ें जब हुई थी कि यार चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही थी। आपने देखा होगा कुछ जो एसेंशियल चीज़ों को छोड़ दें, कुछ ऐसी चीज़ें जो लॉकडाउन में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उन चीज़ों के प्राइस रातों रात करीब डबल के हिसाब से बढ़ गए थे। फॉर एग्जांपल, मैं एक पर्सनली अगर मैं ओपिनियन दूँ तो जहाँ तक हमें सुनने में आ रहा था, मतलब मार्केट के अंदर, जैसे कि शराब की कीमत, राइट, शराब हो गए, ये बाकी ये अल्कोहल प्रोडक्ट्स हो गए, साथ में ये इस नशीले पदार्थ हो गए, उनके प्राइस मतलब कि सडनली बढ़ गए थे। क्यों? लॉकडाउन लग गया था। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे इन्होंने ये बोली थी कि इन्होंने, मतलब उस समय जब बात करें पुराने टाइम में, तो ये था कि चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में थी, गवर्नमेंट कंट्रोल ओरिएंटेड। चर्च का ज़्यादा, मतलब अगर हम वेस्टर्न में जाए तो वहाँ पे ये पता चलता कि पोप का बहुत ज़्यादा एक वहाँ पे एक अहम रोल था। साथ में मतलब सभी लोग जो है पोप को समझते थे, और साथ में जो मार्केट थी वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ओरिएंटेड मार्केट ज़्यादा चल रही थी। प्राइवेट का एक दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, सारा का सारा पूरा पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट पे था। फिर भाई साहब की किताब आई किताब आई, लोगों ने पढ़ी। इसने क्या किया? लोगों के द वेल्थ ऑफ नेशन में इसने लोगों के विचार को चेंज किया। ध्यान से समझना, गवर्नमेंट को चेंज नहीं, इसने, इस किताब ने लोगों के थॉट्स को चेंज करना स्टार्ट किया। यार ऐसी भी एक मार्केट हो सकती है जिसमें डिमांड और सप्लाई की बात करी जाए, जहां पे मांग और पूर्ति की बात करी जाए, गवर्नमेंट का कोई लेना देना ना हो। तो जिसके कारण ये किताब पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दी। जिसके बाद ये इस किताब ने एक तरह से बोले तो प्राइवेटाइजेशन जिसको कहते हैं, जिसमें एक बहुत ज्यादा हमें उछाल देखने को मिला। सभी इसी डिबेट्स, इनकी इतनी सारी बातें हुई वर्ल्ड में कि इन्हीं की किताबों को लेके आसपास जो द वेल्थ ऑफ नेशन में, मतलब सारी बातें इन्हीं के आसपास ही हुई, जो डिबेट्स हुई, संगोष्ठियां हुई, जो भी इन्हीं के आसपास हुई। तो उस कंडीशन के अंदर जब ये चीजें हुई तो फिर जो सरकार थी अब वो घबरा ये गई कि जो फिलॉसफी जो पहले से चली आ रही है, अब उसको कोई ना कोई बंदा एक किताब के थ्रू जो है चैलेंज करने लग गया। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा एक सिद्धांत इन्होंने दिया लेजर फेयर का, यानी कि फ्री हैंड छोड़ दो, कोई भी चीज डिमांड सप्लाई के ऊपर छोड़ दो, मार्केट अपने आप काम करती रहेगी। तो यहां से अगर हम बात करें
तो एक मॉडर्न इकोनॉमी का अगर हम बात करें तो जन्म हुआ, यहां से मॉडर्न इकोनॉमी का जन्म हुआ, जिसका नाम बेसिकली इनको अगर हम बात करें तो आज के समय एडम स्मिथ यानी फादर ऑफ इकोनॉमी के नाम से इनको हम समझते हैं। मैंने बिल्कुल कंसाइज में चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है ताकि ज़्यादा मगजमारी नहीं, ठीक है। हालांकि हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर देखें तो हमें देखें तो कौटिल्य को ही इनका माना जाता है, यानी कि भारतीय अर्थशास्त्र का जो जनक अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज भी जो है कौटिल्य जी को है जो माना जाता है। और आपको पता कौटिल्य जो थे वो तो चतुर आदमी थे और वो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त के आसपास के थे, ठीक है। तो एडम स्मिथ की बात करें, फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, जिन्होंने एडवोकेसी लेजर फेयर पॉलिसी को इन्होंने बनाया और द वेल्थ ऑफ नेशन को बनाया, और साथ में इन्होंने कहीं ना कहीं एक जीडीपी का कंसेप्ट भी लेके आए, यानी कि दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम आगे पढ़ेंगे इन फ्यूचर में। अभी के लिए सिर्फ ये समझें कि जीडीपी मतलब एक तरह से ऐसे समझो पूरे देश की आय। बस आपने यही चीज को समझना है कि जो जीडीपी होती है वो एक पूरे देश की आय होती है एक साल के अंदर, विद इन 1 ईयर के अंदर, विद इन 1 ईयर के अंदर जो भी इनकम होती है किसी भी देश की उसको हम जीडीपी कहते हैं। अभी सिर्फ इतना ही समझो, मैं इसको डिटेल में बाद में समझाऊंगा क्या इसके जप्शंस है, क्या मान्यता है, क्या है, जब टॉपिक आएगा जीडीपी का जब हम उसको समझाएंगे। तो उस कंडीशन में यह हुआ कि इनकी मॉडर्न इकोनॉमी जब आई, मतलब मॉडर्न जब लेजर फेयर पॉलिसी आई तो उसमें हलचल सी हमें मच गई। तो इस चीज को थोड़ा सा समझें एडम स्मिथ के सिद्धांत के आर्थिक सिद्धांत को, तो हमें यह पता चलता है कि बेसिकली इन्होंने वणिकवादियों को कहीं ना कहीं बात करें उनके खिलाफ में तर्क देने स्टार्ट कर दिए, जो मतलब जिनका मतलब कि अगर हम बात करें कंट्रोल था, जिनका गुड्स के अंदर अगर हम बात करें तो कंट्रोल था, उनको डायरेक्टली इस किताब के थ्रू चैलेंज दिया। तो जब चैलेंज दिया तो डेफिनेटली भी चीजें कहीं ना कहीं मतलब वो होनी चाहिए। तो वणिकवादी को बेसिकली जहां पर यह मानते हैं कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का कंट्रोल यहां पे होना चाहिए, तो इसी किताब ने इसके अगेंस्ट जो है बेसिकली बात करें तो कहीं ना कहीं चैलेंज हमें जो है देखने को मिला। तो वही स्मिथ ने लेजर फेयर का सिद्धांत जो है अगर बात करें प्रतिपादित किया। और लेजर फेयर एक फ्रांसीसी शब्द है, इसका मतलब है कि अहस्तक्षेप। तो हाँ, यहां से एक यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ठीक है, लेजर फेयर। तो यहां पे आपने इस वर्ड को जो है याद रखना है कि इसका मतलब हस्तक्षेप होता है। ये नहीं आएगा कि एडम स्मिथ का पैदा हुआ ये यार ये चीज फालतू चीजें हैं, ये नहीं आती। बेसिक टर्मिनोलॉजी में यहां से आपने स्टार लगाना है और इसको रखना है कि एक्सपेक्टेड है कि एक एमसीक्यू यहां से बनाया जा सकता है अगर यूपीएससी का दिमाग घूम गया तो इन्होंने ये बोला कि स्मिथ का मानना था कि सरकार को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अर्थव्यवस्था में एक अदृश्य हाथ है जो इसका संतुलन बनाए रखेगा। अदृश्य हाथ का मतलब यहां पे ये वो वाले हाथ नहीं है दोस्तों, इसका मतलब यहां पे ये है कि डिमांड एंड सप्लाई को मार्केट पे छोड़ दो, जिस तरह से डिमांड क्रिएट होगी उसी तरह से सप्लाई होगी, तो ऑटोमेटिक उस चीज का प्राइस भी फिक्स होगा और सारी चीजें ऑटोमेटिक। जैसे कि आज के समय जैसे कि ये अदृश्य हाथ जिन्होंने 1783 के आसपास जो चीजें लिखी थी, अब सोचो आज के समय इनका सिद्धांत कितना फेमस है। जैसे कि हम बात करते हैं पेट्रोल को लेके, आपने देखा होगा पेट्रोल को लेके अभी हाल ही में कुछ दिनों में हाहाकार मचा, 110 प्लस भी कहीं कहीं हुआ, टच हुआ, ठीक है। तो उसमें इन्होंने ये बोला, अब देखो जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल का काम क्या है, सरकार ने ऑटोमेटिक डी रेगुलेट कर रखा है इसको। तो उस कंडीशन में अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेंगे तो पेट्रोल के प्राइस अप होंगे, इंटरनेशनल प्राइस घटेंगे तो वैसे घटने चाहिए लेकिन गवर्नमेंट घटाती नहीं है क्योंकि सरकार को उससे टैक्सेस मिलते हैं पेट्रोलियम मतलब मिनिस्ट्री के थ्रू। तो वो हम बाद में देखेंगे क्या है, किस तरह से टैक्सेस है, वो जब जीएसटी बढ़ाएंगे तो उसमें हम चीज़ों को समझेंगे। तो आप समझे, यानी कि एडम स्मिथ के सिद्धांत को आपने समझा कि इन्होंने बेसिकली अहस्तक्षेप की जो है बेसिकली नीति अपनाई थी, इन्होंने इसी के ऊपर जो सबसे ज़्यादा बल दिया था। आई होप डाउट्स बिल्कुल धीरे धीरे क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये समझा, अब थोड़ा समझते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक जल्दी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या है, क्योंकि घटक हमने देखो हमारी जो अगर हम बात करें अर्थशास्त्र बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो, ठीक है, एक है माइक्रो और एक है आपका मैक्रो। तो माइक्रो को हम जो है व्यष्टि के तौर पे समझते हैं,
ठीक है, हम इसको जो है व्यष्टि के तौर पे समझते हैं और मैक्रो को जो है हम समष्टि के तौर पे जो है बेसिकली समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उपभोक्ता व्यवहार, इनके 3 घटक हैं, यानी कि अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण 3 घटक हमें देखने को मिलते हैं। एक है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, एक होता है उत्पादक व्यवस्था सिद्धांत और एक होता है कीमत सिद्धांत। देखो पहले कीमत को समझते हैं। कीमत सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तु की कीमत किस प्रकार निर्धारित करी जाए। कीमत सिद्धांत के अंदर यह होता है कि आखिर बाजार में वस्तुएं जो होती हैं किस प्रकार, यानी किस प्रकार जो है बेसिकली निर्धारित करी जाए। इसी वजह से उत्पादक व्यवस्था में इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि यह किस वस्तुओं का उत्पादन करना है और जिससे इसका अधिकतम मतलब लाभ हो सके। तो इसमें मतलब बेसिकली जो फोकस किया जाता है उत्पाद के ऊपर किया जाता है, यहाँ पर जो फोकस किया जाता है बेसिकली कीमत के ऊपर जो है किया जाता है। और इसी वजह से इसके ऊपर जो फोकस किया जाता है बेसिकली उपभोक्ता का सिद्धांत के ऊपर जो बेसिकली फोकस किया जाता है कि इसके अंतर्गत उपभोक्ता के उस उपभोग प्रतिरूप यानी कंजप्शन पैटर्न का अध्ययन किया जाता है जिससे इसमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यानी कि जब इस सिद्धांत मतलब कि अगर बात घटक के अंदर उपभोक्ता सिद्धांत में किसी भी उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसके पैटर्न को समझा जाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल को आप ऐसे समझ सकते हैं आज के समय कि लेट्स सपोज एक फैमिली है, एक फैमिली क्या सबसे ज़्यादा कंज्यूम क्या करती है, मतलब किस पे सबसे ज़्यादा खर्च करती है, क्या वो रूम रेंट पे खर्च करती है या फिर वो सब्जियों के ऊपर या अपने खाने के ऊपर खर्च करती है या फिर अपने कपड़ों के ऊपर खर्च करती है या फिर लग्जरी चीज़ों के ऊपर खर्च करती है। तो इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा इस पर जो है ध्यान दिया जाता है। इसी के जैसे उत्पादक व्यवस्था के अंदर आप ऐसे समझे एक मैन्युफैक्चरर को ले लें कि मैन्युफैक्चरर ये देखने की कोशिश करेगा कि इसका निर्णय कैसे लेता है, इसका निर्णय मतलब कैसे लेता है कि किस वस्तु का उत्पादन करना है कि जिससे उससे अधिकतम जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो लाभ जो है पैदा हो। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये देखता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको पता है कि हमारे संसाधन जो है सीमित होते हैं। ये मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बता दिया था कि हमारे जो संसाधन होते हैं बिल्कुल सीमित होते हैं, लेकिन इस संसाधन में आपको पता है कि ऐसा नहीं कि हम सभी चीज़ों का उत्पाद नहीं कर सकते, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिएगा, अदरवाइज सर के ऊपर से निकल जाएगा। आपको पता है कि हमारे देश में संसाधन सीमित है। चलो इस पर थोड़ी सी 2 मिनट बात भी कर लूँ, कुछ बच्चे नहीं भी होंगे तो। देखो हमारे देश में जो संसाधन जो होते हैं यानी कि रिसोर्सेज इसको इंग्लिश में कहते हैं, अगर सीमित होते हैं तो हम सभी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ही के पास मान लो 10 लाख रुपये है तो आपकी औकात इतनी है कि आप 10 लाख रुपये तक ही जो है अगर हम बात करें तो आप जो है मतलब कि कर सकते हो। उससे ऊपर तो बॉस आप भी जो है अगर हम बात करें तो अगर मैं बात करूं तो नहीं जा सकते। 10 जो भी काम करोगे 10 लाख के अंदर ही करोगे अगर आपकी पॉकेट मनी के अंदर। ऐसा तो है नहीं कि 10 लाख का पैसा है और आप 1 करोड़ की बात कर रहे हो। फिल्मी डायलॉग मत मानना कि मेरे 50 पैसे नहीं है और मैं चला 5 लाख का व्यापार करने, वो एक अलग कहानी है। लेकिन तो उसी के जैसे जब 10 लाख है तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 लाख तक ही जो है आप कुछ जो है कर सकते हो। लेकिन जब बात 1 करोड़ की आएगी तो शायद आप 10 लाख आपके कम पड़ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप करना 1 करोड़ का चाहते हो, लेकिन आपके पास संसाधन जो है दोस्तों, ये संसाधन जो है ये बिल्कुल सीमित है या नहीं है। तो उसी कंडीशन के अंदर आपके जब संसाधन जब सीमित है तो अब देखो जब संसाधन सीमित है तो यहां आपको चयन करना पड़ेगा। चयन का मतलब ये हुआ कि आपको उत्पादक अब ये देखेगा कि मैं कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाऊं जिससे कि उसकी वस्तुओं का उत्पादन हो, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो हो सकता है वो अगर वो किसी फैमिली के पैटर्न को समझ रहा है, उसको ये लग रहा है कि इस फैमिली में खाने से ज़्यादा कपड़ों के ऊपर ज़्यादा मतलब पैसे खर्च करे जाते हैं, तो हो सकता है उत्पादक कपड़ों के ऊपर ज़्यादा निवेश करेगा और हो सकता है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा ताकि उसकी डिमांड बढ़ाई जा सके। क्यों? उसको यहाँ से ये लग रहा है कि कपड़ों पे लोग ज़्यादा खर्च करें खाने की तुलना में। ये जो फिलॉसफी होती है दोस्तों, ये फिलॉसफी बेसिकली यूएसए की है। लेकिन अगर इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो यहाँ पर हमें लोग खाने पर ज़्यादा खर्च करते हैं rather than कपड़ों के ऊपर। इस चीज़ को याद रखिएगा। खैर ठीक है, तो ये समझ आ गया। इसी जैसे कीमत सिद्धांत पे ये होता है कि जब डिमांड एंड सप्लाई जब ऑटोमेटिक यहाँ पे जब स्विच करेगी, अगर मान लो किसी फैक्ट्री के अंदर, अब मान लो कीमत सिद्धांत पे यही होगा कि एक तरफ डिमांड है एक तरफ सप्लाई है, मांग ज़्यादा हो रही है पूर्ति कम है तो क्या होगा, प्राइसेस अप हो जाएंगे। इसी के जैसे मांग कम है सप्लाई मतलब कि और ज़्यादा है तो क्या होगा, प्राइसेस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें हम जो है देखते हैं। अर्थ मतलब वेस्टेज अर्थशास्त्र के अंदर बेसिकली जो देखा जाता है, इसका जो पैमाना होता है दोस्तों वो छोटा होता है,
क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो बात करी जाती है, यहाँ पर एक फर्म की बात करी जाती है, एक व्यक्ति की बात करी जाती है, ठीक है। इसमें एक परिवार की बात करी जा सकती है, एक, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, यही मतलब चीज़ें जो है बेसिकली इन्हीं के ऊपर जो है बेसिकली जो अगर हम बात करें तो बेसिकली बात करी जाती है इसके अंदर। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अगर हम बात करें तो इसका जो पैमाना होता है वो कहीं ना कहीं इसमें आर्थिक क्रियाओं का जो है बेसिकली इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक तरह से आर्थिक क्रियाओं का इसमें अगर हम बात करें तो अध्ययन जो है यहाँ पे किया जाता है। वहीं समष्टि शास्त्र के अंदर जो पैमाने होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। इसमें जो पैमाने होते हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जिसमें हम अगर बात करें राष्ट्रीय आय के ऊपर बात करी जाती है, ठीक है, राष्ट्रीय आय के ऊपर बात करी जाती है। उसी के जैसे यहाँ पे मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, बजट, भुगतान संतुलन, विदेशी भंडार, रोजगार की स्थिति आदि चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पे बेसिकली अगर बात करें तो चर्चा करी जाती है। तो इसको हम जो है बाद में धीरे धीरे देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। जस्ट आप ऐसे समझें कि इस पे व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक के अंदर हम कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बजट, भुगतान संतुलन, विदेशी भंडार, रोजगार, गरीबी, इन सब चीज़ों के ऊपर जो हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। वहीं अगर हम प्रीवियस की बात करें तो इस पर बेसिकली व्यष्टि अर्थशास्त्र में इन 3 सिद्धांतों के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है काम किया जाता है, जिसके अंदर उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत है, उत्पादक व्यवस्था सिद्धांत और कीमत सिद्धांत जो हमें यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक के तौर पर देखें तो जिसमें हमें ये 3 तरह से देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर सरकारी मुद्रा की पूर्ति, बजट एंड साख सर्जन। ये क्या होता है ये आपको आने वाले टाइम में जो मिलेगा, लेकिन हैव पेशेंस दोस्तों, विश्वास रखिएगा, विश्वास रखें, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। यहाँ पर रोजगार से संबंधित सिद्धांत को जो है बेसिकली फॉलो किया जाता है। साथ में अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और अस्फीति अंतराल से संबंधित सिद्धांत को भी फोकस किया जाता है। ये सारे टॉपिक्स हैं, ये जो आने वाले फ्यूचर लेक्चर्स में जो है कवर होंगे। नो नीड टू बी वरी, जस्ट हैव पेशेंस। आप ऐसे समझें कि सरकारी मुद्रा पूर्ति, बजट, साख सर्जन, रोजगार से संबंधित सिद्धांत, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और अस्फीति के अंतराल से संबंधित जो है यहाँ पे बेसिकली जो है किया जाता है। तो दोस्तों ये था बेसिकली आज का लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। और अभी फिलहाल हम जो रिकॉर्डिंग मोबाइल से कर रहे हैं क्योंकि जो माइक है, कुछ माइक में इशू है DSLR के हमारे पास। देखिए जैसे ये कैमरा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये DSLR कैमरा है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, लाइक इसका जो माइक है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमने नया माइक ऑर्डर कर रखा है अमेज़ॉन से। तो जैसे ही वो आ जाएगा, ठीक है, जैसे ही मतलब वो आ जाएगा तो फिर हम जो है ये सारे रिकॉर्डिंग जो होंगे हम DSLR से करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। हालांकि कोशिश इसमें भी कि इस फ़ोन के थ्रू भी आपको अच्छी सी क्लैरिटी मिल सके क्योंकि ये भी एक सैमसंग का फ़ोन है, ठीक ठाक। तो अभी फ़िलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और आप बस ये बोलूँगा अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।